Hello students, welcome to weekly news analysis program. This video is presented by बोर ठाकुर IAS Academy YouTube चैनल। और आज के इस वीडियो में हम 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ब्रेकफास्ट स्कीम। अगला टॉपिक होगा कृतज्ञ हैकाथॉन। देन विल लर्न अबाउट PM प्रणाम स्कीम। उसके बाद हम वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन आर्कटिक वूल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नैनो प्लास्टिक। इसको लेकर एक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। देन विल बी लर्निंग अबाउट वेदर मॉडिफिकेशन। उसके बाद स्टबल बर्निंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं, कुछ खबरों में आई ये चीज़ें, उसको हम जानेंगे। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आई वुड इंसिस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर IAS Academy यूट्यूब चैनल। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIAS Academy और चैनल आपको मिल जाएगा। फॉलो कर लीजिए, आपको सारे अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट स्कीम। ये GS पेपर 2 का हिस्सा है। अब देखते हैं खबरों में क्या है। तो यहाँ बताया गया है कि तमिलनाडु ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1920 में एक जस्टिस पार्टी हुआ करती थी। उन्होंने मिड डे मील का स्कीम कॉन्सेप्टलाइज़ किया। मतलब मिड डे मील का जो स्कीम है वहाँ पर सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। उसके बाद 1925 में तमिलनाडु के ही स्कूल में सबसे पहली बार मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में हम आगे बाद में जानेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक तरीके का एक नया डायमेंशन है इसे मिड डे मील स्कीम का, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको सुबह सुबह न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस स्कीम का एम क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में गरीब परिवार के बच्चे ही आते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है। इसी को लेकर गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था और अभी ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च किया जा रहा है, ऐड ऑन किया जा रहा है, ताकि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो भी ज़रूरी है वो सब कुछ उनको मिल पाए। इससे फ़ायदा क्या होगा? बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इनको ब्रेकफास्ट ना मिलना या लंच ना मिलना, पर खाना ना मिलना। इस खाने को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है और गरीब परिवार के बच्चे भी इसी खाने के लिए काम करते हैं। अगर उनका ये जो खाना पूर्ति है, जो खाना उनको खाना है यहाँ पर पूरी तरीके से मिल जाएगा तो ड्रॉप आउट का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इस स्कीम का टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट ये है कि स्कूल जाते हुए बच्चों को, जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको 293 कैलोरीज और प्रोटीन 9.85 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और इस स्कीम में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के बच्चों को न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारा जो खाने का तरीका होता है, जनरली अगर हम बात करें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल हमारा पूरा सिस्टम पूरा रिवर्स है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि रात में हैवी खाना खाते हैं, लंच में ठीक ठाक खाते हैं, सुबह बिल्कुल कम खाते हैं। ये एक तरीके से रिवर्स पिरामिड हम बना चुके हैं। और एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? एक्चुअल हमारा क्या होना चाहिए कि हमें ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत हैवी करना चाहिए, लंच खाना चाहिए, उसका डिनर सबसे हल्का करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट जो है दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट खाना होता है। अगर ये किसी को प्रॉपर तरीके से मिलता है तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसको लेकर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और यहाँ पर पाया गया है कि जो भी लोग रेगुलरली ब्रेकफास्ट करते हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट के लिए। उनका फोकस की एबिलिटी बढ़ जाता है, जो भी याद करते हैं उसको रिटेन करना, इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिवली प्रोपोगेट करना, ये सब बातें इनके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से ओवरऑल क्या होगा? स्कूल का जो परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव होगा। बच्चे सही से पढ़ेंगे, उनको खाना मिल रहा है, प्रॉपर डाइट मिल रहा है, उनके जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट क्वांटिटीज़ हैं और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एनीमिया, हाइट, वेट इशू, ये सब जो इश्यूज़ होते हैं ये इश्यूज़ भी कम होने लगेंगे। और ये जो स्कीम है, ये जो बच्चों का भूख है, कैलोरीफिक है, एनर्जी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, इन सभी कमी को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस स्कीम का। अब हम बात करें मिड डे मील स्कीम का, तो ये अपनी तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को मिड डे मील स्कीम यानी कि लंच में खाना प्रोवाइड किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है ताकि बच्चों को स्कूल में एनरोल किया जा सके, एटलीस्ट बच्चे खाना खाने के बहाने आएँ और वहाँ पर पढ़ें और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगा बच्चों का। जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है मिड डे मील स्कीम के लिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली बार 1925 में जो भी डिसएडवांटेज बच्चे थे, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा सबसे पहली बार मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया कि अब मिड डे मील्स प्रोग्राम को
अगले 6 महीने के अंदर में सारे स्कूल में शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 1995 में एक और टाइमलाइन देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बन गया। उसके पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया था स्टेट में। कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में। उसका बाद ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया और सारे स्टेट में लगभग ये इंप्लीमेंट किया जाने लगा। और 2007 तक मिड डे मील को क्लास 8 तक स्केल अप कर दिया गया। मतलब 1995 तक ये सिर्फ क्लास 5 तक था, 1 से लेकर 5 तक, और 2007 के बाद से इसको क्लास 8 तक कर दिया गया। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। और इसमें हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिड डे मील के अंदर में बच्चों को दिए जाते हैं, या पढ़ सकते हैं, इसमें डिस्कस करने कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज़। हमारा अगला टॉपिक है हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ। ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, इकॉनमी में आता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और क्रॉप साइंस डिवीजन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हैकाथॉन 3.0 कृतज्ञ को लॉन्च कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसका जो मकसद है स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव एक तरीके से कह सकते हैं। अब कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन जो है, इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है कि टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट करना। कहाँ पर? एग्रीकल्चर को, जहाँ भी प्रमोशन हो रहा है एग्रीकल्चर का काम है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इसीलिए कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कृतज्ञ का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है? क्री यानी कि होता है कृषि, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, ता मीन्स तकनीक, तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, और ज्ञ मीन्स ज्ञान यानी कि नॉलेज। अब यहाँ पर आप इन टर्म्स को अगर जोड़ दीजिए तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का ज्ञान यूज़ करके एग्रीकल्चर करना या फिर फार्मिंग करना, यही इसका पूरा मकसद है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को, सबको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने इनोवेटिव अप्रोच और टेक्नोलॉजी को शोकेस कर सकें। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल को कुछ एक इनोवेटिव तकनीक कुछ समझ में आया या फिर उन्होंने कुछ इनोवेशन किया, अब उसको शोकेस करेंगे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो बाकी सब जो फार्मर्स हैं, बाकी सब जो यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब कृतज्ञ जो हैकाथॉन है ये क्रॉप सेक्टर में बहुत ज़्यादा रैपिड रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्योंकि कि टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, एबिलिटी टू लर्न लोगों का, इनोवेशन, लर्निंग कैपेसिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और इंक्रीज़ होंगी। और साथ साथ ये लोगों को इनकरेज करेगी कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए एग्रीकल्चर में, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके। अभी कई गाँव में अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो सकते हैं। मान लीजिए खेत को जोतना है तो बैल का अभी भी इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पर ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, हार्वेस्टर्स आ चुके हैं, बहुत सारे मशीन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल जो फार्मिंग करते हैं अलग अलग पुराने गाँव में, पुराने क्या कह सकते हैं, जो भी गाँव है जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, तो वहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुँचाना एक तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इसके पहले हैकाथॉन 1.0, 2.0 भी ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, हैकाथॉन 3.0 तो इसके पहले 1.0, 2.0 तो होना ही है। तो हैकाथॉन 1.0 में क्या बताया गया था, यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन लेकर जो भी इनोवेशन था उसको प्रमोट किया जा रहा था। फार्म मैकेनाइजेशन की अगेन मतलब कि फार्म में या फिर खेती में मशीनों का उपयोग करना। और इसमें कुल 784 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट 2479। ये यहाँ पर नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको नंबर याद मत करने में लगिएगा। फाइनली हैकाथॉन 1.0 में, जो कि 2020-21 में कंडक्ट हुआ था, उसमें 4 टीम को अवार्ड किया गया था और कैश प्राइज़ भी दिया गया था 9 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद हैकाथॉन 2.0 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें इकोनॉमिकल एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड जो भी इनोवेशन और टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर शोकेसिंग और डिस्कशन हुआ था। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, पीएम प्रणाम स्कीम। ये आपके जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन। अब ये पीएम प्रणाम स्कीम क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी फार्मर्स हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर दें। पीएम प्रणाम स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम देखें तो जो यूरिया है या फिर बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र खेतों में यूज़ होते हैं, तो उसको एक तरीके से रिप्लेस करना या फिर उसके पैरेलली या फिर उससे ज़्यादा बायो फर्टिलाइज़र या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, इसको बढ़ावा देने का काम ये पीएम प्रणाम योजना करेगा। इस स्कीम का एम क्या है, तो इस स्कीम का सिंपल सा एम है, जो भी सब्सिडी दी जाती है केमिकल फर्टिलाइज़र्स को, उस सब्सिडी में गिरावट लाना या फिर सब्सिडी को कम करना। अब कम कैसे कर सकते हैं, जब फार्मर्स को अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए। अल्टरनेटिव क्या होंगे, बायो फर्टिलाइज़र्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। अगर किसान इन फर्टिलाइज़र को यूज़ करने लगेंगे तो उनकी डिपेंडेंसी जो केमिकल फर्टिलाइज़र पर वो रिड्यूस होगी, और जब यहाँ पर फर्टिलाइज़र पर, केमिकल फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये सेल में कमी आएगी और गवर्नमेंट को उसके ऊपर सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं होगी। और गवर्नमेंट अगर सब्सिडी नहीं देती है, जनरली क्या होता है, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं
वो कंपनीज में बनते हैं, तो गवर्नमेंट कंपनीज़ को पैसे देती है, उनके जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और कंपनीज़ को बोलती है आप फार्मर्स को जो भी खाद है, जो भी आपका फर्टिलाइज़र है, वो हमारे सब्सिडाइज प्राइस पर सेल करेंगे, ना कि अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे, राइट। तो एक तरीके से सरकार पैसा देती है फार्मर्स के लिए कुछ हद तक, ताकि उनको सस्ते में फर्टिलाइजर्स मिल सकें। अब जब डिपेंडेंसी बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे आ जाएगी, तो यहाँ पर जो सब्सिडी कॉस्ट रिडक्शन होगा गवर्नमेंट का, वो कम हो जाएगा, उनको सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, या फिर सब्सिडी लगेगा ही नहीं, क्योंकि फार्मर्स इस फर्टिलाइज़र को यूज़ ही नहीं करेंगे, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पर डिपेंड हो चुके होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पर 2017-18 ब्लू से इंडिकेट किया गया, ऑरेंज से 2021-22 इंडिकेट किया गया है। यूरिया देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, DAP, MOP, NPK, मतलब इंक्रीज़ ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई डिक्रीज़ हुआ है। टोटल इंक्रीज़ की बात करें तो 21.07% इंक्रीज़ हुआ है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गया है, ठीक है। इस स्कीम का फीचर क्या है? तो सबसे पहला फीचर यही है कि प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, या फिर PM प्रणाम स्कीम जो है, ये स्टेट्स को एनकरेज करेगी ताकि वो अपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उसको कंपेयर करेगी पिछले 3 साल के यूजेस से। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो उनको वन इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इंसेंटिव यानी कि एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। कभी जैसे आप काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज़ किया जाता है, आपको पैसे दिया जाते हैं, आप खुश होकर कुछ और चीज़ें आपको दी जाती हैं, कोई प्राइज़ दिया जाता है, तो उसी को हम इंसेंटिव कहते हैं यहाँ पर। मतलब एक्स्ट्रा आप जो भी जिसको डिज़र्व करते हैं उससे एक्स्ट्रा आपको दिया जाए तो उसे इंसेंटिव कहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, जो भी पैसे बचेंगे सब्सिडी से, उस पैसे में से 50% पैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन किए जाएंगे, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट पैसों को कैसे यूज़ करेगी, 70% जो ग्रांट है वो हमारा जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र हैं उनके लिए एसेट क्रिएट करना, बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र है या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उनको बनाने के लिए कुछ एसेट्स, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, उसको डेवलप करने का काम 70% फंड से होगा। और जो बचे हुए 30% फंड्स हैं उनको पंचायत, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको दिए जाएंगे ताकि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ का रिडक्शन किया जाए और अवेयरनेस बढ़ाई जा सके कि आप बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र पर डिपेंड होइए, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज़, माया, ये दुनिया का सबसे पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ है, GS पेपर 3 का हिस्सा है। यहाँ पर क्या बताया गया है, चाइना में साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार आर्कटिक वुल्फ को बना लिया, क्लोन कर लिया है। बना लिया है, क्लोन करने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने कुछ मशीन से इसको बनाया है। देखिए प्रोसेस जो होता है वो नेचुरल ही होता है, लेकिन अब जैसे कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है किसी भी स्पीशीज़ को फॉर्मेशन का, लेकिन यहाँ पर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है और सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आपने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सुना होगा, बच्चों को आजकल टेस्ट ट्यूब या फिर सरोगेसी सुना होगा, तो बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं जिससे ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से कोई मेथड यूज़ किया गया है एक आर्कटिक वुल्फ को प्रोड्यूस करने का। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ चुका था और इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी था। अगर ऐसा ना किया जाता तो ये एक्सटिंक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो इस क्लोन वुल्फ का नाम माया रखा गया है। इसका मतलब होता है गुड हेल्थ। और जो डोनर सेल है, मतलब जो वुल्फ जो बनाया गया है उसका फीमेल आर्कटिक वुल्फ के सेल से बनाया गया है। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बीगल को चूज़ किया गया था एज अ सरोगेट मदर, ठीक है, जहाँ से ये आर्कटिक वुल्फ को फॉर्म किया गया, फिर प्रोड्यूस किया गया। क्लोनिंग क्या होता है? तो क्लोनिंग एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, या फिर नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल मेथड से टिश्यू या सेल का यूज़ करके पूरे नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, इसे हम क्लोनिंग कहते हैं। नेचर में हम जानते हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल सेक्स सेल होते हैं, मेल्स सेक्स सेल होते हैं, तो दोनों के सेक्स सेल को फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, आगे चलकर लाइफ फॉर्म होता है। उसी तरीके से एनिमल्स में भी यही सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्लोन किया जाता है, उनके सेल से ही इन एनिमल्स को क्लोन किया जाता है। और हाल ही में 2022 में जापानीज साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार माइस को भी क्लोन किया गया था, ठीक है। उनके जो सेल थे वो ड्राइड स्किन सेल थे, वो उसको फ्रीज करके क्लोन किया गया। तो जो आर्कटिक वुल्फ हैं ये वाइट वुल्फ या फिर पोलर वुल्फ के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनका जो नेटिव है, जो ओरिजिन है, वो हाई टुंड्रा और कनाडा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड में पाए जाते हैं, और ये ग्रे वुल्फ के सब स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आर्कटिक वुल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक। ये GS पेपर 1 का हिस्सा है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ईस्टर्न फिनलैंड के साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो नैनो प्लास्टिक होते हैं या फिर प्लास्टिक होते हैं, हमारे फूड चेन के थ्रू होकर इंसानों तक भी पहुँच सकते हैं।
नैनो प्लास्टिक क्या होते हैं? तो नैनो प्लास्टिक बहुत ही छोटे स्केल पर प्लास्टिक के डेब्रिस या फिर प्लास्टिक जो आप एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते हैं उसके बहुत ही छोटे हिस्से होते हैं जो फूड चेन के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फूड चेन, यहाँ पर पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, तो इन लेवल से गुजर कर इंसानों तक पहुँच सकता है। अब ये कैसे बताया गया है? तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तरीके का रिसर्च किया गया है। तो इसके लिए एक मेथड यूज़ किया गया है। मेथड क्या है? यहाँ पर 3 लेवल्स लिए गए हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर में लिट्यूस लिया गया था, सेकेंडरी कंज्यूमर में सोल्जर फ्लाई लार्वी और सेकेंडरी कंज्यूमर में इंसेक्टिवोरस फिश लिया गया। तो तीनों लेवल्स में प्लास्टिक कैसे पास हुआ? सबसे पहले लिट्यूस में यहाँ पर प्लास्टिक रखा गया, मिट्टी में कंटेमिनेटेड सॉइल था, उसके थ्रू लिट्यूस में नैनो प्लास्टिक पहुँचे, उसका सोल्जर फ्लाई जो होते हैं वो इन पर फीड करते हैं, इनके थ्रू प्लास्टिक्स इनके अंदर पहुँचे, फिर इनको मछलियों को खिलाया गया, तो मछली के अंदर भी जो नैनो प्लास्टिक से वो पाए गए हैं। अल्टीमेटली फिर फिशेस को इंसान भी कंज्यूम करते हैं, जिसके थ्रू इंसान के अंदर भी नैनो प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक कंटेमिनेट होकर पहुँच सकते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, एक नया रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट का हिस्सा है। यहाँ पर रिपोर्ट क्या है? तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। इसके पब्लिश करने का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ये पब्लिश कहाँ हुआ है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये 2 एजेंसीज़ हैं मिलकर जिन्होंने पब्लिश किया है। और पब्लिश क्यों किया गया है? तो यूएन क्लाइमेट चेंज जो हाई लेवल चैंपियंस हैं, मतलब जो बड़े कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके डिमांड पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके रिडक्शन का क्या प्रोग्रेस है। सारे कंट्रीज़ एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है, तो उसका प्रोग्रेस क्या है वही रिपोर्ट बताता है ये हमारा नया रिपोर्ट। ठीक है, तो मेजर 5 सेक्टर कौन कौन से हैं? पावर है, हाइड्रोजन है, रोड ट्रांसपोर्ट है, स्टील एंड एग्रीकल्चर। ये 5 मेजर सेक्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट होते हैं, और इनमें क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या प्रोग्रेस रिडक्शन का, वही इस रिपोर्ट में पूरा दर्शाया गया है। ठीक है, ये अपनी तरीके का सबसे पहला एनुअल रिपोर्ट है और ये यूएन क्लाइमेट चेंज में जो भी लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स कंट्रीज़ हैं, उनके रिक्वेस्ट पे ये रिलीज़ किया गया है या फिर बनाया गया है एक तरीके से। और ये जो रिपोर्ट है ये दुनिया के 2/3 इकॉनमी कंट्रीज़ को, या फिर आप कह सकते हैं G7 कंट्रीज़ को, चाइना और इंडिया को इंक्लूड करके ये फॉर्म हो रहा है। ये टोटल 45 वर्ल्ड लीडर्स या फिर 45 कंट्रीज़ के थ्रू ये पब्लिश हुआ है। इनको मतलब कि ऑब्जर्व करके ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। फाइंडिंग क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर पाया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रहे हैं वो पोटेंशियली आगे चलकर जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेजर 5 सेक्टर हैं जिसको एनालाइज किया गया है वो 60% ग्लोबल गैस हाउस एमिशन के लिए ये भागीदारी हैं। मतलब जो 5 मेजर सेक्टर हमने देखा यहाँ पर, पावर, हाइड्रोजन, रोड ट्रांसपोर्ट और स्टील, ये पाँचों मिलकर 60% जो भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। और अगर यहाँ पर कंट्रोल पा लिया गया तो बहुत हद तक हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोक लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइसेस हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं, रिड्यूस हो रही हैं और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं और फाइंडिंग की गई हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से सेक्टर में कहाँ पर आती हैं। पावर सेक्टर से 23%, रोड ट्रांसपोर्ट 10%, स्टील से 5%, एग्रीकल्चर 17%। तो ये सारे यहाँ पर बताया गया ग्रीन हाउस एमिशन 2019 तक कौन कौन सेक्टर से कितना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर मॉडिफिकेशन। दिस इज़ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या बताया गया है? तो चाइना ने लगभग 5 लाख से ज़्यादा वेदर मॉडिफिकेशन ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं 2002 से 2012 तक। मतलब 10 सालों में इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वेदर मॉडिफिकेशन के टेक्निक या फिर आप ऑपरेशन कह सकते हैं कंडक्ट किए हैं। 2020 में चाइना ने अनाउंस किया था कि अपने वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज़ कर आर्टिफिशियल रेन को प्रोड्यूस करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि वेदर मॉडिफिकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वेदर मॉडिफिकेशन क्या है? तो वेदर मॉडिफिकेशन सिंपल सा मतलब है जियो इंजीनियरिंग का यूज़ करके जो भी वेदर होते हैं, जो नॉर्मल वेदर्स होते हैं, जैसे हमारा रेनी सीज़न हो गया, अलग अलग वेदर्स होते हैं, तो उनको मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से उसको मोल्ड करना जहाँ रिक्वायर्ड है। मान लीजिए कहीं बारिश की रिक्वायरमेंट तो वहाँ बारिश करा देना, इसको हम वेदर मॉडिफिकेशन कहते हैं। एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं वेदर मॉडिफिकेशन द्वारा? तो यहाँ पर पहला पॉइंट है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, यानी कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों द्वारा शेयर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उन रिसोर्सेज से छेड़खानी करते हैं। एग्जांपल के लिए एनवायरनमेंट सारी दुनिया के द्वारा शेयर होता है, लेकिन चाइना इसमें क्या कर रहा है? अपने पर्सनल इंटरेस्ट से लेकर वेदर मॉडिफाई कर रहा है, जिससे कि कॉमन्स को या फिर दूसरे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगला है स्क्यूड वल्नरेबिलिटी। यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसे होती हैं या फिर कुछ लोग होते हैं ज़्यादा वनरेबल होते हैं, जहाँ पर वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ या फिर दूसरे लोगों के छेड़खानी की वजह से इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक स्क्यूड वनरेबिलिटी का भी इशू आ सकता है। अगला है इंटर जनरेशनल एथिक्स, यानी कि क्या होता है कि जो करंट जनरेशन है वो एनवायरनमेंट को कैसे यूज़ कर रही है या फिर किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रही है,
तो क्या उसका मोरल बनता है कि नहीं बनता है कि आगे के जनरेशन के लिए उस चीज़ को छोड़ा जाए या फिर उस चीज़ को बचाया जाए। तो ये हमारा इंटर जनरेशनल एथिक्स आता है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है वेदर मॉडिफिकेशन, तो मानसून को डिस्टर्ब कर सकता है और जो भी इंटरेस्ट होते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी है, डेटा है, इनमें मैन मेड डिजास्टर है, इन सब में इश्यूज़ आ सकती हैं, राइट। हमारा अगला न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन के बारे में, जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। खबरों में क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो पूजा बायो डिकम्पोजर को फ्री ऑफ कॉस्ट 5,000 एकड़ पैडी फील्ड पर स्प्रे करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि स्टबल बर्निंग को रोका जा सके और अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकेगा ठंडियों में। तो होता क्या है स्टबल बर्निंग, तो अक्सर आप देखते हैं अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, एनसीआर एरियाज़ में रहते हैं, तो दिवाली के आसपास आप देखते होंगे एनवायरनमेंट में पूरा धुआं धुआं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पराली होती है या फिर जो स्टबल होते हैं खेतों में, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो हिस्सा बचता है खेतों में उसको किसान जला देते हैं, क्योंकि उनको निकालना ज़्यादा महंगा पड़ता है कंपेयर टू जलाना। तो वो अपने पैसे को बचाने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन स्टबल को जला देते हैं। और इसको जलाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एनवायरनमेंट में फैलता है। ये अक्टूबर नवंबर महीने के बीच में होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब स्टेट्स में ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जो स्टबल बर्निंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, पोल्यूशन होता है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, हीट जो होता है उसकी वजह से जो भी मॉइस्चर है, माइक्रोब्स हैं, जो भी ज़रूरी मॉइस्चर माइक्रोब्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पोल्यूशन में बहुत सारे पॉइजनस गैस जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये रिलीज़ होती हैं, तो ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। पूजा बायोडिकम्पोजर क्या है, तो एक तरीके का फंगाई बेस्ड लिक्विड सोल्यूशन है जो हार्ड स्टबल होते हैं, जो खेत को काटने के बाद, जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो बचे हुए हिस्से होते हैं उसको सॉफ्टन कर देता है, उसको बहुत ही मुलायम कर देता है। वो सख्त होते हैं जनरली, तो जब सॉफ्ट हो जाती हैं वो चीज़ें तो वो ईजिली सॉइल में डिकम्पोज होकर डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो एक तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर आप कह सकते हैं खाद का काम करेंगी, ठीक है। अब बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट बहुत सिंपल है। सबसे पहला बेनिफिट तो है पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन रिडक्शन होगा। उसके बाद जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहा है, ठीक है। और जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं, फंगाई होते हैं, वो सॉइल में अवेलेबल रहेंगे और उससे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को देखा जा सकेगा। और साथ ही में ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। जनरली ये जो स्टबल बर्निंग की जाती है पैसे को बचाए जाने के लिए की जाती है। अब उनको अगर उससे सस्ता टेक्निक कुछ मिल जाएगा बिना एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जीरो टेली जीओसी से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या बताया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, ये पेपर 3 का हिस्सा है इकोनॉमी में। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे पब्लिक कंपनीज़ होती हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज़ भी होती हैं जो लिस्ट की जाती हैं स्टॉक पे। लिस्ट करके यहाँ से क्या होते हैं, ये ओपन हो जाती है पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक इसमें पैसा लगाएं और इस कंपनी में अपना काम करने के लिए उनके तरीके से कैपिटल दें। तो उसी तरीके से एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। तो सेबी ने इसे लॉन्च किया गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ से नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी पैसे कलेक्ट किए जाएंगे वो सोशल पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाएंगे। सोशल पर्पस जैसे हो गए, बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, तो वहाँ पर उनको फंड्स देके कुछ अवेलेबिलिटी या फिर कुछ उनके जो काम होते हैं वो करने में मदद दी जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं अभी कोविड का समय था, कोविड के समय में बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया, बहुत लोगों ने नौकरी गई, बहुत लोगों को खाना पीना भी नहीं मिला, उसकी वजह से कई लोग का डेथ हो गया, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिली। तो इन सब को लेकर सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बार 2019 और 20 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में इसके बारे में बताया था। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, तो इसमें नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जैसे बहुत लोग दान दक्षिणा करते हैं, तो लोग यहाँ पर अपना एक तरीके से पैसा स्टॉक में लगा सकते हैं। यहाँ पर वो बेनिफिट भी कमा सकते हैं। बेनिफिट इन द सेंस रिटर्न में नहीं कमाएंगे, लेकिन उनको टैक्स बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जैसे सेक्शन 80G, तो उनको जो टैक्स दे रहे हैं, अगर टैक्स देना होता है तो टैक्स वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पैसा अपना सोशल कॉज के लिए यहाँ पर दिया है। और जो लिस्टिंग होगी वो चाहे BSE या NSE दोनों में ये लिस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BSE या फिर NSE में होगा। बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे UK, कनाडा, ब्राज़ील, यहाँ पर ऑलरेडी सोशल स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं, इसीलिए इंडिया में भी इसको लाया जा रहा है ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम ज़ीरो कूपन, ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, सोशल वेंचर फंड्स और म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे इकट्ठे किए जाएंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों का जो भी लाइवलीहुड है उसको रीबिल्ड करना। जैसा कि मैंने बताया कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके सपोर्ट में ये काम करने वाला है, ठीक है। काम कैसे करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेस्टर है, जो भी हम आप इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में हम पैसा लगाएंगे, पैसा लगा के सोशल एंटरप्राइजेज जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनको बेनिफिशियरी तक पहुँचाएंगे, जो भी गरीब लोग होते हैं। और हमको रिटर्न में क्या अगर हम इवेल्युएट कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या है, और हमें टैक्स में भी रिडक्शन मिलेगा, ठीक है।
और सिग्निफिकेंस क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल एक्टिविटी, ये सारी फुलफिल होंगी। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशल लेवल पे आप सबका कर्तव्य बनता है, अगर आप ठीक ठाक इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं तो जो भी इकोनॉमिकली पुअर हैं उनको हेल्प करना सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। सोशल एक्टिविटीज़ भी इस तरीके की होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिस्ट की गई हैं और इसमें 16 तरीके की एक्टिविटीज़ लिस्ट की गई हैं, जैसे कि हंगर, पॉवर्टी, मेलन्यूट्रिशन, इनइक्वालिटी, इनको इराइट करना, हेल्थ केयर को प्रमोट करना, सपोर्टिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंटी, लाइवलीहुड, ये सारे एक्टिविटीज़ सोशल एक्टिविटीज़ में आती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़। आई होप आपको सारे न्यूज़ आर्टिकल समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।